हाय एवरीवन, क्या आप जानते हैं डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, NIPT, एमनियोसेंटेसिस ये क्या है, किस चिड़िया का नाम है और ये क्यों करते हैं और इसमें एक्चुअल में क्या पता चलता है, कितना परसेंटेज सक्सेस मिलता है, कितना परसेंटेज आपको पता चलता है कि आपका बच्चा नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा। डेली में बस इतने क्वेश्चंस आते हैं, डेली इतने कंसल्टेशंस होते हैं, सबके ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस रहते हैं। तो मुझे लगा एक वीडियो बना के आपको एक आइडिया देना चाहिए जो आपको समझ में आए कि डॉक्टर क्यों ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। एन्यूप्लॉइडीज यानी कि आपके बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है। किसी भी नॉर्मल इंसान के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि 23 पेयर्स यानी कि 22 + 22 पेयर यानी कि 2, तो नंबर 1 के 2, नंबर 2 के 2, नंबर 3 के 2, इस तरह से क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं। तो 22 क्रोमोसोम्स तो बॉडी स्ट्रक्चर के लिए होते हैं, और जो लास्ट क्रोमोसोम होता है 23rd क्रोमोसोम, वो भी पेयर में होता है, जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल्स के अंदर वो XX होता है और मेल्स के अंदर XY होता है। तो इस तरह से टोटल 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम्स एक बॉडी में होते हैं। इस अगर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में कोई एक क्रोमोसोम निकल जाए, कम हो जाए, या एक बढ़ जाए, या उसका आधा हिस्सा बढ़ जाए या कट जाए, कुछ भी हो जाए, इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो जब भी नंबर चेंज होगा, तो सबसे कॉमन कौन सा है? ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 यानी कि एक क्रोमोसोम 21 एक्स्ट्रा है, तो 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो गए। सिमिलरली ट्राइसोमी 18 जो कि एडवर्ड सिंड्रोम है, उसमें 18th क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। ट्राइसोमी 13 यानी कि पटाउस सिंड्रोम, जो कि 13th क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। और एक और डिजीज होती है NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये भी आप अपने क्वाड्रुपल मार्कर में देखते होंगे, इसके बारे में भी बताया जाता है। तो हम आपके ब्लड से कुछ ब्लड केमिकल फैक्टर्स निकालते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में अलग अलग टेस्ट होते हैं। उन फैक्टर्स को आपकी एज के साथ रिलेट करके और आपके एंटी स्कैन के साथ रिलेट करके हम एक रेशियो बनाते हैं कि आप लो रिस्क में हैं कि हाई रिस्क में। इसको बोलते हैं डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी एबॉर्शंस होते हैं, या फिर सबसे पहले तो बता दूं कितना कॉमन है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स। 10 से 15% प्रेगनेंसीज यानी कि 100 में से 10 प्रेगनेंसीज में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितने भी एबॉर्शन होते हैं शुरू के 3 महीने में, 50% क्रोमोसोमली एबनॉर्मल बच्चे होते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में करीब करीब 20% बच्चे एबनॉर्मल होते हैं। अगर स्टिल बर्थ की बात करें, यानी कि पेट में जो बच्चे मर जाते हैं या तो डिलीवरी के समय पहले, तो करीब 8% बच्चे एबनॉर्मल होते हैं। और शुरू में जो अर्ली चाइल्डहुड डेथ्स होती है, यानी कि पैदा होने के बाद जो जल्दी मर जाते हैं, उसमें से ट्राइसोमी 21, 18 और 13 की क्या परसेंटेज होती है? ट्राइसोमी 21 50% केसेस में होता है, 18 होता है 15% केसेस में, और ट्राइसोमी 13 होता है 5% केसेस में। सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज भी देखी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल लेडीज में बड़ा कॉमन है टर्नर्स सिंड्रोम, जिसको कि X0 बोलते हैं, यानी कि उस लेडी में 2 X ना हो के सिंगल X है, मोनोसोमी X है। इसकी परसेंटेज 12% है। इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती है हम नहीं डिस्कस करेंगे, बट आपके लिए जानना जरूरी है कि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, 35 की एज के बाद ज्यादा होती है, और एन्यूप्लॉइडीज आपके बच्चे में ज्यादा होती है अगर आपकी एज 35 से ज्यादा है, मदर की एज। अब आते हैं किन लोगों में हम डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर कराते हैं। कुछ डॉक्टर्स जो है रेगुलरली क्वाड्रुपल मार्कर, डबल मार्कर अपने पेशेंट में कराती है, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं होता कि कब किस में हो जाए। बट फिर भी जो इंडिकेशंस होते हैं जिसमें कि कराना ही चाहिए, वो है एज मोर देन 35। जब औरत की एज 35 से ज्यादा है, उसको प्रीवियस कोई हिस्ट्री है एबनॉर्मल बेबी की, उसको प्रीवियस हिस्ट्री है कि NTD हुआ था बच्चे में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट थी, यानी कि बच्चे की स्पाइनल डिफेक्ट थी, कोई हिस्सा खुला हुआ था, उसकी स्पाइन बाहर झाँक रही थी, उसका आधा सिर बना हुआ था बच्चे का, ये सब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होती हैं। या फिर फादर के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हुई है क्रोमोसोमल, जो कि फादर को नॉर्मल कर रही है, लेकिन उसकी कैरियोटाइपिंग में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अंश मिस है, तो ऐसे केसेस में करना चाहिए। मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि ट्विन प्रेगनेंसी में ज्यादा चांसेस होते हैं एबनॉर्मलिटीज के। सिमिलरली डायबिटिक, अगर मदर डायबिटिक है, उसको प्रेगनेंसी होने से पहले डायबिटीज है, ऐसे बच्चों में एबनॉर्मलिटीज होने के चांसेस होते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री में मदर की या फादर की अगर हिस्ट्री में है कि कोई एबनॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है, तो ऐसे केस में ये प्रेगनेंसी आपकी हाई रिस्क हो जाती है। सिमिलरली अगर आपके 3 से ज्यादा मिसकैरेज हुए हैं पहले, तो ये सारी कैरियोटाइपिंग और बच्चे का टेस्टिंग हम करते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ इंडिकेशन है जिसमें करना ही चाहिए, वरना रेगुलरली बहुत सारे डॉक्टर्स करवा रहे हैं जिससे कोई चीज मिस ना हो जाए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्रीन करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, NIPT, ये सारे ब्लड टेस्ट हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में प्राइमरी टेस्ट होता है, सेकेंडरी टेस्ट होता है। प्राइमरी यानी कि जो सबसे पहले किया जाता है, जिसके आधार पे हम सेकेंडरी टेस्ट पे जाते हैं। अगर प्राइमरी नॉर्मल है तो सेकेंडरी पे हम जाएंगे नहीं। तो प्राइमरी टेस्ट में होता है सबसे पहले बायोकेमिकल टेस्ट, जो कि आपके लैब में होता है, जो कि आपके ब्लड से होता है, जिसको हम डबल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर बोलते हैं, डिपेंडिंग कि आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और दूसरा जो प्राइमरी टेस्ट होता है वो है आपका अल्ट्रासाउंड, एंटी स्कैन या एनोमली स्कैन। ठीक है, अल्ट्रासाउंड एंटी स्कैन करते हैं 12-13 वीक्स के आसपास, और
जो एनोमली स्कैन है वो आपको पता है, डिटेल स्कैन वो करते हैं 20 वीक्स के आसपास। तो ये तो हो गए स्क्रीनिंग टेस्ट। अब आते हैं आपका क्वेश्चन कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर डबल मार्कर करा दिया तो कितना परसेंटेज हमको बताएगा कि बच्चा नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। सिर्फ डबल मार्कर से हमको सिर्फ 65%, 65% बच्चों में ये पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं, बाकी 35% हमसे मिस हो सकते हैं। अगर हम एंटी स्कैन के साथ इसको मिक्स कर दें डबल मार्कर को, तो ये परसेंटेज 65 से बढ़ के 87% बढ़ जाती है। और अगर हम इसको नेजल बोन के साथ मैच कर दें, जैसे आज ही मैंने कंसल्टेशन करा था, उस पेशेंट के बच्चे में नेजल बोन हाइपोप्लास्टिक थी। एक डॉक्टर ने एब्सेंट बताया, एक ने बताया कि हाइपोप्लास्टिक है, ठीक से बनी नहीं है। तो अगर इन तीनों क्राइटेरिया को देखें तो आपके टेस्ट का जो डिटेक्शन रेट है, यानी कि जो स्पेसिफिसिटी है, वो 65 से 87 से करते करते 97% बढ़ जाती है। तो अगर आप तीनों टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करा रहे हैं, तीनों में प्रॉब्लम आ रही है, तो 97% चांसेस होते हैं कि आपके बच्चे में एबनॉर्मलिटी है। सेकंड ट्राइमेस्टर में जो बायोकेमिकल टेस्ट होता है, मान लीजिए आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं कराया, मिस हो गया, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर आपको क्वाड्रुपल टेस्ट लिखेंगे। क्वाड्रुपल टेस्ट इज बेटर देन डबल मार्कर। डबल मार्कर में 65% था, इसमें 80% डिटेक्शन रेट होता है। साथ में अगर एनोमली स्कैन भी मिक्स कर दिया तो डिटेक्शन रेट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। एक कोई कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं सिस्टिक हाइग्रोमा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट पे आते हैं, हार्ट में इकोजेनिक फोकाई है वो आते हैं। तो ये सॉफ्ट मार्कर्स हैं जो हमको बताते हैं एनोमली स्कैन में कि शायद बच्चे को प्रॉब्लम है। इसमें एक खतरनाक जो कंडीशन है वो है सिस्टिक हाइग्रोमा। अगर आपको सिस्टिक हाइग्रोमा डायग्नोज हो रहा है आपके बच्चे में, यानी कि उसकी पूरी स्पाइन में कुछ सिस्टिक स्ट्रक्चर्स बने हुए, उसको बोलते हैं सिस्टिक हाइग्रोमा। तो ये जो सिस्टिक हाइग्रोमा है, ये एंटी स्कैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंटी स्कैन में अगर 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा न्यूकल थिकनेस आती है तो हम बोलते हैं शायद कुछ प्रॉब्लम है और आगे टेस्टिंग करानी है। बट अगर सिस्टिक हाइग्रोमा दिख रहा है तो एंटी स्कैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिख रहा है तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि डाउन सिंड्रोम है, या फिर जो मैंने बताया था मोनोसोमी एक्स टर्नर सिंड्रोम है, या फिर एडवर्ड्स यानी कि ट्राइसोमी 18। अगर ये सेकंड ट्राइमेस्टर में भी दिख रहा है तो डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम तो हट गए, अब सिर्फ टर्नर सिंड्रोम बचता है जिसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। बाकी ये सिर्फ एनियोप्लॉइडीज में नहीं और बाकी कंडीशंस में भी दिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम है या कोई और सिंड्रोम है तो उसमें सिस्टिक हाइग्रोमा दिख सकता है। अब कौन से ऐसे सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स हैं जिनके लिए आपको घबराना चाहिए और कौन से ऐसे हैं जिनको कि आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बाकी सब नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल इकोजेनिक बावल हो गई, इकोजेनिक फोकस इन द हार्ट हो गया, या फिर कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट हो गया। अगर बच्चे में और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक चीज दिख रही है, इन तीन चीजों में से कोई एक चीज दिख रही है, या फिर एक कंडीशन होती है सैंडल गैप, जिसमें कि पैरों की जो फीट होता है, जो बच्चे का जो फुट होता है उसके अंदर कोई चेंजेस होते हैं, सैंडल गैप बोलते हैं उसको। तो अगर एक चीज अगर डायग्नोज हो रही है और बाकी चीज सब नॉर्मल है, जब आपको क्वाड्रुपल मार्कर नॉर्मल है, आपके और कोई एनोमली में कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे केसेस में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, बस एक फॉलो अप कर सकते हैं। कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट भी इसी कंडीशन में आती है। अगर सिंपल कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट दिख रही है तो आपको कुछ नहीं करना है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ फाइंडिंग्स ऐसी होती है जिसमें अगर एक भी दिख रही है तो आपको फर्दर टेस्टिंग करानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे के जो न्यूकल थिकनेस है अगर 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा आ रही है तो ये बहुत खतरनाक कंडीशन हो सकती है, इसमें आपको टेस्टिंग करानी जरूरी है। सेकंड, मैंने आपको सिस्टिक हाइग्रोमा अभी बताया जिसमें पूरी स्पाइन के अंदर सिस्टिक टिश्यूज भरे हुए होते हैं, सिस्टिक स्पेसेस होती हैं। और तीसरा होता है फीमर लेंथ, यानी कि जो हमारी सबसे लॉन्ग बोन है, जो हमारी थाई की बोन है, जांघों की जो बोन है फीमर, अगर वो थोड़ी शॉर्ट है एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स जो कि जेस्टेशनल एज से मैच हो रही है। आपको पता नहीं जब सोनोग्राफी करते हैं तो बच्चे की लेंथ लेते हैं, CRL, FL लेते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस लेते हैं, BPD लेते हैं, देन एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस लेते हैं। तब FL अगर छोटी आ रही है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टिश्यू मार्कर है, सॉफ्ट टिश्यू मार्कर, और आगे जाके आपको डाउन सिंड्रोम की चेकिंग करानी जरूरी पड़ती है। अब आते हैं ट्विंस के अंदर। ट्विंस के अंदर बायोकेमिकल स्क्रीनिंग या मदर के ब्लड से लिए हुए जितने भी मार्कर्स हैं वो इतना काम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो जितना भी अल्फा फीटोप्रोटीन, PAP-A, जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी बायोकेमिकल मार्कर्स हैं, सब ऊपर नीचे हो जाएंगे। जो चीज़ इसमें काम आती है वो है एंटी स्कैन, दोनों बच्चों का एंटी ले लो, एनोमली स्कैन कर लो, दोनों बच्चों के एनोमली स्कैन अलग अलग देख लो। और अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है यानी कि एक ही एम्ब्रियो से डिवाइड होकर दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो ऐसे में एक सैंपल ही काफी होता है, आपको 2 सैंपल लेने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों बच्चे जेनेटिकली सेम है। फिर आते हैं सेकेंडरी टेस्टिंग। अब मान लीजिए आपका डबल मार्कर क्वाड्रुपल मार्कर गड़बड़ आया, अब आपको जैसे मैंने आज ही एक पेशेंट को बोला था NIPT में 99% डिटेक्शन रेट होता है, ये भी एक बायोकेमिकल स्क्रीनिंग है। तो बेसिकली प्राइमरी स्क्रीनिंग में आपने सारी सोनोग्राफीज कर ली, एंटी स्कैन, एनोमली स्कैन, डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, इन सब में गड़बड़ आ रही है और आपका रेशियो ज्यादा आ रहा है कि हाँ आप हाई रिस्क में आ रहे हैं, तो सेकेंडरी टेस्टिंग अगर आप इन्वेजिव में नहीं जाना चाहते, नॉन इन्वेजिव चाहते हो कि आपको बच्चे के चारों तरफ कुछ नहीं निकालना है, ना फ्लूइड निकालना है, ना टिश्यू निकालना है, तो ऐसे में आप नॉन रिस्क की जो टेस्ट होता है वो है NIPT, ठीक है, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट। इसमें मदर का ब्लड लेते हैं, 10 हफ्ते के बाद ये डायग्नोस हो सकता है। और बेसिकली मदर के ब्लड में हम एज्यूम करते हैं कि कुछ बच्चे के सेल्स घूम रहे होंगे जो कि प्लासेंटा के थ्रू आ गए, उन सेल्स में हम चेक करते हैं कि भैया ट्राइसोमी 21, 18 या 13 तो नहीं है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं देख सकते, पूरा कैरियोटाइप नहीं देख पाते हैं। 98 to 99% डिटेक्शन रेट होता है, 1% फिर भी मिस आउट हो जाता है क्योंकि जरूरी नहीं है बच्चे के सेल्स पूरी तरह से मिल जाए, कुछ टूटे हुए होते हैं, कुछ ब्रोकन होते हैं, और ये बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी कैटेगरी में हाई
हाई रिस्क ज़्यादा आ रहा है, आपके सारे टेस्ट खराब आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ इन्वेजिव टेस्टिंग की तरफ जाएं, NIPT पर ज़्यादा रिलाई ना करें। फिर आते हैं इन्वेजिव टेस्टिंग। इन्वेजिव टेस्टिंग दो तरह की होती है। एक तो बच्चे का टिश्यू बाहर निकालते हैं, जो कि विजाइनली हम कैथेटर से जाते हैं, विजाइना के अंदर कैथेटर डालते हैं, सोनोग्राफी से देखते देखते हम बच्चे के पास जाते हैं। बच्चा बहुत छोटा सा होता है, 9 वीक से पहले नहीं करते हैं, 9 हफ्ते के बाद ही करते हैं, करीब करीब 12 हफ्ते तक कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा टिश्यू लेके बाहर आते हैं, उस टिश्यू को चेक करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा जो है ऑलरेडी अभी 10, 11, 12 हफ्ते यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही है, तो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही चेक कर लिया, अच्छा खासा टिश्यू हमको मिल गया। 2 दिन 3 दिन के अंदर हमको अच्छे से डिवाइड होकर सेल्स बता देते कि हमको क्या प्रॉब्लम है, मतलब यानी कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो फ़ायदा ये है कि तो अर्ली डिटेक्शन होता है, बहुत देर तक पेशेंट को पता नहीं करना पड़ता कि भाई हाँ वेट कर रहे हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद ही टेस्ट होगा। टिश्यू बहुत अच्छा मिल जाता है, बहुत अच्छा सैंपल मिल जाता है और बहुत जल्दी रिजल्ट भी आता है। बट इसका डिसएडवांटेज मेन तो है एबॉर्शन, क्योंकि आप बच्चे का टिश्यू ले रहे हो, बच्चे का प्लासेंटा का टिश्यू ले रहे हो, तो जब कोई टिश्यू आप निकालोगे तो डेफिनेटली एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एमनियोसेंटेसिस। सेकेंडली, कभी कभी प्लासेंटा में यानी कि जो आवल बन रही है और बच्चे में कभी कभी सेल लाइन्स डिफरेंट होती हैं, तो जब हम टिश्यू निकालते हैं उस समय बच्चा इतना छोटा होता है, आवल भी बन रही है, बच्चा भी बन रहा है, तो हमको पता नहीं हम किधर से टिश्यू निकाल रहे हैं। तो कभी कभी जो रिजल्ट है वो गलत आता है, क्योंकि आपने प्लासेंटा का टिश्यू निकाल दिया, उसमें और बच्चे में शायद उस समय कुछ चेंजेस चल रहे होते हैं, क्रोमोसोमली डिफरेंट होते हैं, तो मोज़ेक फॉर्म्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट खराब हो सकता है। और तीसरा जो खराबी है कि अगर बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, कोई स्पाइनल डिफेक्ट है, तो वो क्रोमोसोम से पता नहीं चलेगा, वो बेसिकली स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, वो सिर्फ एनोमली स्कैन से पता चलेगा। अब आते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस ज़्यादातर पेशेंट्स को एडवाइस करा जाता है, जैसे आज ही मैंने उस पेशेंट को बोला था NIPT पे रिलाई ना करके बेटर एमनियो करा ले, क्योंकि उसके काफ़ी सारे मार्कर्स खराब आ रहे थे। तो एमनियोसेंटेसिस में इतना रिस्क नहीं है अबॉर्शन का जितना कि CVS में, बट इसका नुकसान ये है कि आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ता है। 14 हफ्ते से पहले कर नहीं सकते, क्योंकि इतना पानी नहीं बनता। जनरली लोग 16-17 हफ्ते के बाद ही करते हैं, क्योंकि तब बच्चे को डैमेज करने के चांसेस कम होते हैं। सिंपली एक नीडल डालनी होती है अंदर सोनोग्राफी के थ्रू, और ऐसी जगह डालते हैं जहाँ पर बच्चे के पार्ट्स ना हो, सिंपली नीडल डालते हैं, थोड़ा सा फ्लूइड सक करके हम बाहर आ जाते हैं। तो ना इसमें पेन होता है, ना इतना रिस्क होता है, अबॉर्शन का बहुत रेयर होता है। बट फायदा नुकसान ये है कि एक तो पहली बात ये भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं डिटेक्ट करेगा, सिर्फ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम बताएगा। सेकेंडली, आपको वेट करना पड़ेगा सेकेंड ट्राइमेस्टर का, 16 वीक्स के बाद करेंगे, और रिजल्ट आने में इतना फास्ट नहीं जितना CVS, क्योंकि इसमें टिश्यू नहीं मिलता, हमको बच्चे के सेल्स मिलते हैं, हमको बाकी सारे डेब्रिस में जो और कचरा है उसमें से हमको बच्चे के सेल्स निकाल के उसको डिवाइड करके देखना पड़ता है। तो करीब 7 से 10 दिन लग जाते हैं इसका कल्चर्ड सेल्स का रिजल्ट आने में। लेकिन फायदा यह है कि इसमें 2 सेल लाइन प्रॉब्लम्स नहीं है, हम प्लासेंटा का कोई टिश्यू नहीं ले रहे, तो जो प्रॉब्लम CVS में है कि कभी कभी 2 सेल लाइन्स चल रही है, आपने एक सेल लाइन देख ली दूसरी नहीं देख पाए, वो इसमें नहीं आएगी। इसमें डायरेक्टली फीटल सेल्स आपको मिल रहे हैं। तो एमनियोसेंटेसिस से ना डरे, अगर जरूरत है तो बिल्कुल करा लें, जिससे आपके 9 महीने बिना टेंशन के निकले कि मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। अब एक और टेस्ट है जो कि कॉर्डोसेंटेसिस है, उसके बारे में आपको बता दूं। ये जनरली उनमें करते हैं जिनमें कि बच्चे में एनीमिया है, बच्चे को ब्लड की कमी हो रही है, ज्यादातर उन केसेस में जो RH नेगेटिव माए हैं, जिनके अंदर RH पॉजिटिव बच्चा है। कॉर्डोसेंटेसिस यानी कि आप पेट के अंदर नीडल से जा रहे हैं और आपने जो नाल है, जो बच्चे को आवल और नाल का जो कनेक्शन होता है, उस नाल में आपने नीडल डाल के बच्चे का ब्लड सक किया, ये चेक करने के लिए कि बच्चे को हीमोग्लोबिन कितना है, क्या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। आजकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं कि बच्चे को पेट के अंदर ब्लड सप्लाई दे सकते हैं। जैसे आप खुद को ब्लड चढ़ाते हैं, तो बच्चे को पेट के अंदर नाल के थ्रू आप ब्लड कनेक्ट कर सकते हैं, उसको इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। तो कॉर्डोसेंटेसिस हम क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं करते, हम तब करते जब हमको लगता है बहुत ज़्यादा अंदर बच्चे के अंदर जॉन्डिस हो रहा है, एनीमिया हो रही है, उसके ब्लड अगर चेंज करना है, ब्लड उसको ट्रांसफ्यूजन करना है तो करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉर्डोसेंटेसिस, जो बहुत रेयरली होता है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एमनियोसेंटेसिस और CVS में अबॉर्शन के अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसका मकसद आपको डराना नहीं है, डेफिनेटली आपके डॉक्टर आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, आपसे लिखित में साइन लेंगे, पर आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो अगर आप RH नेगेटिव हैं और कोई भी टेस्टिंग आपके अंदर हो रही है CVS या एमनियोसेंटेसिस, तो ऐसे केस में आपको एंटी-D इंजेक्शन लगाया जाएगा, क्योंकि हम मान के चलते कुछ भी इन्वेजिव टेस्टिंग करेंगे तो बच्चा और माँ का ब्लड मिक्स हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज हो सकता है, स्पेशली अगर यहाँ से फ्लूइड निकाला गया। मैंने कभी देखा नहीं 25-26 साल में ऐसा होते हुए, बट ये थ्योरी में लिखा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जब ज़्यादा फ्लूइड बन रहा हो तो वहाँ से लीकेज हो सकता है। किसी किसी को मेम्ब्रेन रप्चर जल्दी हो सकती है, बहुत रेयर ऐसा होता है, बट अगेन कॉज होता है इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो गया, प्रॉपरली नहीं करा गया, एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं था जिसने ज़्यादा नहीं करें, तो ऐसे केस में इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है तो डेफिनेटली बच्चे के लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, बाहर निकलने के बाद उसके लंग्स फूलेंगी नहीं। और किसी किसी बच्चे में ज़्यादा पानी निकल जाने की वजह से हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि यूट्रस के अंदर कोई पानी नहीं होगा, वो ठीक से तैर नहीं पाएगा, तो ऐसे दबा हुआ रहेगा, उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, NIPT एमनियोसेंटेसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके बहुत सारी क्वेरीज का सोल्यूशन आपको मिल गया हो। वीडियो को
को शेयर करिए जिससे बाकी लोगों को भी पता चले। वीडियो को लाइक करिएगा पसंद आया हो तो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे से डायरेक्ट वीडियो या वॉइस कंसल्टेशन के लिए आपको 2 दिन का टाइम देना पड़ेगा। कभी कभी ज़्यादा भीड़ होती है तो हाथों हाथ अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। और पेमेंट का भी ऑप्शन आपको बता दिया जाएगा अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। तो आपको बेसिकली इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। और आपको मेरी वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, कंसल्ट डॉक्टर सोनल करके। थैंक यू वेरी मच।